दोस्तों नमस्कार। एक दिल्ली मॉडल, एक गुजरात मॉडल, दोनों मॉडल आपस में टकरा रहे हैं क्या? या इस दौर में भारत की राजनीति करवट ले रही है जिसमें केजरीवाल की राजनीति को इस देश के तमाम राजनीतिक दलों ने आत्मसात कर लिया और यह कहते हुए किया कि हम कॉरपोरेट को क्यों दें, हम तो जनता को बांटेंगे। तो सब कुछ मुफ्त की राजनीति इस देश के भीतर दिल्ली मॉडल से जो निकल कर आई, उसने इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को लुभाया और फिर जनता के साथ वह खुद को जोड़ने लगी। इसी दौर में बीजेपी जो जनता के साथ जुड़कर राजनीति करती थी, सत्ता में आने के बाद वो जनता से दूर होने लगी और एक ही चेहरा, एक ही व्यक्ति, एक ही सत्ता, एक ही विचारधारा इस दौर में लगातार गूंजने लगी। वह मॉडल गुजरात का था, वह चेहरा नरेंद्र मोदी का था, वह विचारधारा सत्ता की थी। यानी इस दौर में बाकी कोई चीज मायने रख नहीं पा रही थी। तो क्या वाकई अब एक ऐसी परिस्थिति में भारत की राजनीति आकर खड़ी हो चली है जहां 2024 के चुनाव को लेकर वह करवट लेना चाहती है, या फिर करवट सत्ता के अनुकूल हो इसके लिए अलग अलग बिसात इस दौर में मोदी सत्ता ने बिछाई और अब उस कटघरे में कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल खड़ा है। और अरविंद केजरीवाल को कल ईडी के सामने पेश होना है। इससे पहले वो सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं। वो अप्रैल का महीना था, सुबह 11 साढ़े 11 बजे पहुंचे थे और रात के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे उन्हें मुक्ति मिली थी। यानी 9 घंटे तक पूछताछ सीबीआई कर चुकी है। उससे पहले मनीष सिसोदिया जेल जा चुके थे और उस पूछताछ के बाद संजय सिंह जेल जा चुके हैं और मामला वही शराब नीति का है जिसको लेकर इससे पहले कभी 100 करोड़ रेंगते थे, कभी 200 करोड़ रेंगते थे और होते होते बात 338 करोड़ तक आकर चली गई। तो ईडी पूछताछ क्या करेगी? क्या वाकई ईडी ने किसी सादे कागज पर लिख दिया है कि सभी को जेल में डालना है और उसी प्रक्रिया के तहत पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब अरविंद केजरीवाल का नंबर है? या फिर किसी सत्ता ने उनके हाथ में सादे कागज पर नाम लिखकर दे दिया है कि आपको कार्रवाई ऐसे करनी है और बाकी कार्रवाई हम करेंगे? क्योंकि इस दौर में राजनीतिक डील खुलकर हो रही है, वह भी भ्रष्ट लोगों के साथ। भ्रष्ट लोगों का जिक्र इसलिए है कि इस देश के भीतर में विधायक बिक जाते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। खरीदने वाली मोदी सत्ता होती है, चाहे वो कर्नाटक का जिक्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का जिक्र हो। और इसी परिस्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विधायकों का एक खेमा निकलकर सत्ता को पलट देता है और दिल्ली में कानून हो, नियम कायदे हो, चुनाव आयोग हो, चू भी नहीं करता है। अगली कड़ी महाराष्ट्र में नजर आती है जब खुले तौर पर प्रधानमंत्री जिन भ्रष्टाचारियों का नाम लेते हैं, उन्हीं भ्रष्टाचारियों को साथ जोड़कर उनको डिप्टी सीएम बनाने से भी नहीं चूकते हैं। राजनीति की इस डील की स्थिति में क्या नया नाम केजरीवाल का है? और एक ऐसी डील और एक ऐसा ऑफर केजरीवाल के सामने इस मौके पर आकर खड़ा है जहां पर उन्होंने नहीं माना तो जेल, अन्यथा वो साथ खड़े हो गए तो 2024 में बीजेपी की जीत पर मुहर इसी दौर में लग जाएगी। यह सिर्फ कयास है, यह सिर्फ हवाई बातें हैं। लेकिन एक क्षण के लिए भारत की उस राजनीतिक जमीन को जरा पकड़कर अब चलने की कोशिश कीजिए जहां पर सवाल यह है, क्या वाकई अदालतों में जो हो रहा है, जांच एजेंसियां जो कर रही है, उसके बाद कौन सा रास्ता बचता है इस देश के भीतर राजनीति करने वालों को, अगर वह राजनीति के उस मुहाने पर खड़े हों जहां से राजनीतिक सत्ता किसी के पास आ सकती है या किसी के हिस्से में नहीं आ सकती? तो क्या केजरीवाल उस मुहाने पर आकर दिल्ली और पंजाब में जीतने के बाद और दिल्ली नगर निगम पर भी 104 सीट जीतकर उन्होंने ये दिखा दिया कि उनकी ताकत बीजेपी हो चाहे मोदी का चेहरा हो, उससे हटकर है? या इस दौर में भारत की राजनीति को एक क्षण के लिए 2011, 12, 13 उन परिस्थितियों से निकालना होगा क्योंकि टकराव दिल्ली मॉडल और गुजरात मॉडल का है?
इस बात का जिक्र बार बार होता है कि आरएसएस पीछे खड़ी थी। इस बात का जिक्र बार बार होता है कि आरएसएस के लिए केजरीवाल एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इस बात का जिक्र खुले तौर पर होता है अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को कितने भी निशाने पर ले लें, लेकिन संघ को लेकर वह निशाने पर लेने से बच जाते हैं। और इस बात का भी जिक्र खुले तौर पर होता है कि अगर कांग्रेस के वोट बैंक में मंडल आयोग की रिपोर्ट या मंडल के आंदोलन के बाद से जो सेंध बिहार और यूपी में लगी, उसके बाद केजरीवाल की राजनीति जो आंदोलन से निकल कर आई, उसने उस तबके को भीतर से हिला दिया जहां एक तरफ कांग्रेस मध्यम तबके को और शहरी तबके को अपने साथ लेकर चल रही थी। और अब बीजेपी के सामने यह सवाल बड़ा हो चला है कि अगर 2024 में उसकी सत्ता नहीं रही तो फिर उस तमाम परिस्थितियों का क्या होगा जो बीते 9 साढ़े 9 बरस में खड़ी की गई। तो क्या इसीलिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अरविंद केजरीवाल है? क्या इसीलिए अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया क्योंकि 1 रुपया भी मिला नहीं? मनी ट्रेल कहां है कोई जानता नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए तो लोअर कोर्ट को जितना काम करना था कर लिया, जो राउज एवेन्यू में है। दिल्ली हाई कोर्ट को जो करना था उसने कर लिया। सुप्रीम कोर्ट को जो करना था उसने कर लिया। तो कानूनी तौर पर कोई रास्ता कहां बचा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद सीबीआई और सीबीआई के बाद ईडी, इन तीनों ने अपने तौर पर कार्रवाई आम आदमी पार्टी की शराब नीति को लेकर शुरू की। लेकिन बहस की गुंजाइश इस दौर में बचती नहीं है कि मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो चाहती है उसी के अनुकूल इस देश की जांच एजेंसियां हो या कानूनी खाका जो खड़ा किया जा रहा हो, वह सब कुछ सत्ता अनुकूल कैसे हो जाता है, कैसे लगने लगता है। और समूचा मीडिया उसके बाद डमरू बजाने लगता है कि देखिए यही तो है लोकतंत्र जिसमें कानून अपना काम करेगा। राजनीतिक सत्ता का यह मिजाज इससे पहले कभी नहीं था और शायद इसीलिए 3 सवाल इस दौर में बड़े हो चले हैं। पहला सवाल, कल अरविंद केजरीवाल जब ईडी के पास पूछताछ के लिए जाएंगे तो आम आदमी पार्टी ही हल्ला कर रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बोल रहा है। तो आम आदमी पार्टी की राजनीति की 2023 में दिशा क्या है? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, ईडी जो भी पूछताछ करेगी और अगर उसके बाद वो गिरफ्तार करती है तो इसका एहसास भारतीय राजनीति के समझने वाले हर किसी शख्स को है कि अगर केजरीवाल जेल चले गए तो वो कहीं बड़े नेता होकर वहां से निकलेंगे और उनकी राजनीति मरेगी नहीं। जो ये सोचते हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी की रीढ़ अरविंद केजरीवाल है, जी नहीं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को भारत के तमाम राजनीतिक दलों ने जो इस दौर में इस्तेमाल किया है वह है, और उनकी मौजूदगी तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के जरिए और उनके कार्यक्रम प्रोग्राम और मुफ्त में दी जा रही परिस्थितियों के जरिए बार बार उभरकर सामने आ रही है। इस देश को चलाने का विजन केजरीवाल के पास नहीं है तो क्या कांग्रेस के पास है? क्या इस देश के किसी भी छत्रप के पास है? किसी भी दूसरी राजनीतिक दल के पास है? और देश इस रूप में जब चल रहा है जिसको मोदी सत्ता चला रहे हैं तो देश का क्या हाल है यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो राजनीति दरअसल उस परसेप्शन के साथ चलती है जहां आदमी धीरे धीरे गौण हो जाता है। गुजरात छोड़कर दिल्ली आ गए मोदी और अमित शाह, लेकिन गुजरात की राजनीति में सेंध कांग्रेस नहीं लगा पाई। क्यों नहीं लगा पाई? क्योंकि वहां पर मौजूद कांग्रेसी भी बीजेपी की सत्ता के अनुकूल हो गए क्या? यह दरअसल एक ऐसी डील है जो इस देश के भीतर में नजर आती है। और सवाल, इन तीनों सवालों से जुड़ा हुआ बड़ा सवाल यह है, क्या अरविंद केजरीवाल के सामने जो नई डील रखी जाने वाली है उसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका क्या इतनी बड़ी है कि वह भारत के भीतर मौजूद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को डिगा सकते हैं? यह पहला सवाल हर जहन में है कि शायद यह डील होगी। दूसरा सवाल भी आता है। दूसरा सवाल उसके आगे का है, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया, जितने परसेंट उनको वोट मिले उसके बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर मान्यता प्राप्त हो गई। अब उसने राजस्थान में भी उम्मीदवारों को खड़ा किया, मध्य प्रदेश में भी किया,
छत्तीसगढ़ में भी किया है। इन तीनों जगहों पर आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश की तकरीबन 39 सीटें और राजस्थान की तकरीबन 25 सीटें ऐसी सीट है जहां बहुत ही मार्जिन से कांग्रेस और बीजेपी जीती, जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में है। तो जनाधार है नहीं, इंडिया के साथ आप शामिल हैं और कांग्रेस और बीजेपी टकरा रही है। तो मैसेज क्या निकला? क्या इस तरीके की हानि पहुंचाने की दिशा में डील है? जी नहीं, यह भी डील नहीं है। सवाल 2024 के चुनाव और उसके बाद भारत की राजनीति का इसलिए बड़ा है क्योंकि इस दौर में मोदी सत्ता द्वारा जो भी डील जिस भी पॉलिटिशियन के साथ, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ की गई, उसमें पैसा मायने रखता ही नहीं था, क्योंकि इतना पैसा इस दौर में बीजेपी के पास आ चुका है। यह तमाम दूसरी पाइपलाइन जो पैसे की थी वो दूसरे राजनीतिक दलों से कट चुकी है कि पैसा मायने रखता नहीं है। और पैसा जितना इससे पहले की राजनीतिक सत्ताओं में नेताओं ने अपने अपने तौर पर कमाया, उन नेताओं के साथ डील क्या हो सकती है? यही डील हो सकती है, हम आपकी संपत्ति पर आंच आने नहीं देंगे, आप हमारे लिए खड़े हो जाइए। तो क्या इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हो गए थे? क्या इसीलिए मायावती खामोश हो गई हैं? क्या इसीलिए बहुत उग्र होकर अखिलेश नहीं बोलते हैं? क्या इसी का अंदेशा है जिसमें शरद पवार भी खामोशी बरत लेते हैं? क्या इसी का अंदेशा है कि ममता बनर्जी इंडिया के भीतर भी एक नई तरीके की बिसात बिछाने की कोशिश करती है, जहां वो नीतीश का विरोध भी करती हैं और अपने तरीके से अपने भतीजे को लेकर बीच बचाव की स्थिति में भी आ जाती है? तो बचा कौन? और जब इस देश के भीतर में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक के भीतर महाराष्ट्र का मामला, चाहे वो शिवसेना का हो या एनसीपी का हो, जिस लंबे दौर से गुजर रहा है, क्या यह सब कुछ इस देश के पॉलिटिशियंस देख नहीं रहे हैं? जिनको आने वाले वक्त में राजनीति करनी है, क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं? तो कौन सा ऑफर, कौन सी डील इस दौर में केजरीवाल के सामने आकर खड़ी हो जाएगी? यह सवाल हर किसी को परेशान कर सकता है, लेकिन इस बात की गारंटी कोई भी दे सकता है कि केजरीवाल के कद को बढ़ाने के लिए अगर एक वक्त आरएसएस खड़ी थी, और जिस वक्त आरएसएस खड़ी थी उस वक्त आरएसएस को भी नहीं पता था कि करप्शन को लेकर इस देश के भीतर में सत्ता परिवर्तन हो सकता है, और उस आंदोलन के बाद ही नरेंद्र मोदी ने करप्शन को अपने भाषण का हिस्सा बनाया, और जब उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर गोवा में ठप्पा लग गया, आंदोलन कहीं से खड़ा हुआ, उसको लाभ उठाने की किसी और ने सोची। और 2014 में चुनाव की जीत के बाद भी दिल्ली में जिस करप्शन को नकेल कसने के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, वहां की जनता केजरीवाल के साथ थी। वह उस आंदोलन के परसेप्शन से उठाए गए लाभ में बीजेपी के साथ नहीं थी, क्योंकि उस वक्त आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों की लिस्ट में कांग्रेस के नेता भी थे, बीजेपी के नेता भी थे। 20 लीडरान का नाम था, और उस दौर में चले जाइएगा तो मौजूदा वक्त में जिस तरीके से राहुल गांधी अडानी का जिक्र करते हैं, याद कीजिए उस दौर में अंबानी का जिक्र अरविंद केजरीवाल कर रहे थे। यहां तक कि वह भी एक कागज निकालते थे, कहते थे इसमें अकाउंट नंबर लिखा हुआ है स्विस बैंक का। सब कुछ हवा हवाई हो गया, सारी चीजें लुप्त होती चली गई, भारत की राजनीति बदलने लगी, लोगों का आंदोलन पर से भरोसा उठने लगा। भारत की राजनीति के भीतर जनता को कौन कितना ज्यादा दे सकता है मुफ्त में, यह स्थिति राजनीतिक तौर पर एक मोटी लकीर के तौर पर उभरने लगी, और सत्ता संभाले हुए बीजेपी को लगने लगा कि अगर कॉरपोरेट नहीं तो उनकी सत्ता नहीं, और अगर कॉरपोरेट नहीं तो इकोनॉमी की साइकिल चलेगी नहीं। यह एक ऐसी राजनीति थी जो एक झटके में भारत के भीतर बीजेपी जो जनसंघ से निकली, आरएसएस की सोच से निकली, वह एक झटके में बदल गई। और दूसरी तरफ कांग्रेस को 5 बरस लग गए इस बात को समझने में कि जनता से जुड़े बगैर विपक्ष की राजनीति हो नहीं सकती है। और 2019 के बाद से उसने जो रफ्तार पकड़ी, और रफ्तार पकड़ते पकड़ते राहुल गांधी जिस भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते चले गए, और जो मान्यता उनके साथ जुड़ती चली गई, उसमें बड़े बड़े कद्दावर नेता जो अपने तौर पर खुद को
इतने ताकतवर समझते थे कि एक वक्त वो राहुल के नीचे आने को तैयार नहीं थे। सभी इस बात को समझ गए अब अगर साथ नहीं खड़े होंगे तो उनकी पार्टी को वोट नहीं मिलेगा। और यह स्थिति तमाम मंडल से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आकर खड़ी हुई और उधर शरद पवार के साथ भी आई, शिवसेना के साथ भी आई, ममता बनर्जी के साथ भी आई, तमाम नेताओं के साथ आती चली गई। इसका एहसास उत्तर प्रदेश में भी हुआ। इस बदलती राजनीति के भीतर में केजरीवाल की राजनीति को साधने की कोशिश या केजरीवाल की राजनीति को खत्म करने की कोशिश या फिर केजरीवाल की राजनीति को एक अपने अनुकूल कवच और हथियार बनाने की स्थिति में क्या मोदी सत्ता और आरएसएस इस दौर में आकर खड़ी हो गई है? लेकिन उसकी एवज में क्या वाकई एक ऐसी परिस्थिति बनाई गई जिस परिस्थिति का मतलब बहुत साफ था कि उसमें एक के बाद एक नेता जेल जाते चले जाएंगे? दरअसल यह एक ऐसा मोड़ है भारतीय राजनीति का जिसमें पहली बार डील साख को लेकर है, क्रेडिबिलिटी को लेकर है। जिस साख और क्रेडिबिलिटी के आश्रय आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, उस आम आदमी पार्टी के जो स्तंभ थे उसमें आप मनीष सिसोदिया का नाम लीजिए, उसमें आप संजय सिंह का नाम लीजिए, दोनों आज की तारीख में जेल में हैं। और यह सवाल लगातार बड़ा है, क्या इस देश की अदालत और जांच एजेंसियां दोनों सरकार से मिल गई हैं? और क्या वाकई कुछ भी ऐसे आरोप नहीं है जिसका जिक्र आम आदमी पार्टी करती है, या इतने लंबे वक्त तक जो अब इसकी बात की गारंटी हो चली है कि 2024 के चुनाव से पहले ना संजय सिंह जेल के बाहर आ पाएंगे ना मनीष सिसोदिया आ पाएंगे? तो क्या तीसरे तौर पर डील के ऑफर के साथ इस अपराध को भी जोड़ा जाएगा कि जेल में 2024 के चुनाव तक अरविंद केजरीवाल को भी रहना पड़ेगा? और 2024 के चुनाव में जब बीजेपी जीत जाएगी तो उसके बाद की भारत की राजनीति का कौन सा रंग होगा, यह कोई आज बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो आइए आप कुछ पन्नों को पलट लेते हैं। इन पन्नों का मतलब यह होता है कि यह फैक्ट के साथ चलते हैं और तथ्यों को सामने रखना शुरू करते हैं। और इसमें यह समझ लीजिए, शुरुआत में जिस ताकत का एहसास आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और डील और ऑफर या सजा, इस बातों का जिक्र हो रहा है, उसके साथ इन फैक्ट्स को जरा आप साथ लेकर चलेंगे तो आखिर में होते होते आपके सामने से कोरा हट जाएगा। भारत की राजनीति में पहली बार पार्लियामेंट सत्ता के लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि संविधान की व्याख्या करने वाली सुप्रीम कोर्ट भी कोई मायने नहीं रखती है। वह सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली सरकार को ताकत देती है, चुनी हुई सरकार को कह के उसी ताकत को धराशायी उसी पार्लियामेंट में किया जाता है, जिस पार्लियामेंट के भीतर से जिसे चाहा जब चाहा बर्खास्त किया, निलंबित किया। ऐसा इससे पहले कभी नहीं था। तो जरा सत्ता के ताकत का मौजूदा एहसास आपको होना चाहिए। आंकड़े हम इसलिए आपसे कह रहे हैं, जरा ये समझिए कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, उन्होंने 18 विपक्षी दलों के सांसदों को 10 साल में निलंबित किया। और महत्वपूर्ण यह है कि 18 अगर विपक्ष के थे तो 25 खुद के भी थे, यानी 25 कांग्रेसी सांसद भी थे जिसको निलंबित मनमोहन सिंह की सरकार में किया गया। मोदी की सरकार आई, सत्ता पलट गई। इस दौर में एक भी बीजेपी का सांसद निलंबित नहीं हुआ और 141 विपक्ष के सांसद निलंबित हुए, जिसमें कांग्रेस के सांसदों को कई कई बार निलंबित किया गया। सबको जोड़िएगा तो ये 53 सांसद जुड़ जाएंगे। मसलन गौरव गोगोई को 2015 में किया गया, 2017 में किया गया, 2020 में किया गया। अधीर रंजन चौधरी को 2017 में किया गया, 2023 में किया गया। रंजीत रंजन को 2015 में किया गया, 2017 में किया गया। एम के राघवन को 2020 में किया गया, 2022 में किया गया। इसी तर्ज पे जब संजय सिंह का भी जिक्र होगा जो आम आदमी पार्टी के, इनको 2020 में किया गया, 2022 में किया गया, 2023 में किया गया। डोला सेन टीएमसी की 2020 में, 2022 में। ये पहला मैसेज है, संसद हमारे हिसाब से चलेगी। और जब संसद चलेगी तो नौकरशाह क्यों नहीं चलेगा, जांच एजेंसी क्यों नहीं चलेगी, और इस देश का फैसला सत्ता के अनुकूल क्यों नहीं होगा? यह कोई सवाल तो होना नहीं चाहिए। यह एक बिसात है 2024 और उसके बाद की राजनीति की राह दिखाती हुई बिसात। दूसरी बात, इस दौर में अगर ध्यान दीजिए
तो अरविंद केजरीवाल से जो अप्रैल के महीने में 9.5 घंटे की पूछताछ हुई, उससे पहले जो लोअर कोर्ट है वो लगभग 10 बार मनीष सिसोदिया को बुला, घंटों पूछताछ, फिर हिरासत में, सब काम उसने किए। हाई कोर्ट में भी चले गए थे 28 फरवरी को, और उन्होंने कहा था कि जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में गए थे उससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में जाइए, तो हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट भी जुलाई तक खींचते रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो अगस्त से शुरू किया वह अक्टूबर के महीने आते आते मैसेज साफ तौर पर इबारत की तरफ लिख दिया, अब आपको जेल में रहना है 2024 के चुनाव तक। 2024 के चुनाव की एक लकीर खींचिए। अप्रैल मई का महीना 2024, इस देश की राजनीति में जो इस दौर में जेल के भीतर है वो बड़ा नेता कैसे होगा? वो चुनाव लड़ेगा, और क्या अरविंद केजरीवाल सांसद का चुनाव जेल से लड़ लेंगे? क्या मनीष सिसोदिया जेल से लड़ेंगे? क्या संजय सिंह जेल से लड़ेंगे? यह हो सकता है, यह बिल्कुल हो सकता है। चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी जेल में रखे गए नेताओं को लोकसभा के चुनाव में उतार दे, जो उतारेगी ही, और जेल से जो पार्टी चुनाव लड़ेगी वह जीतेगी ही। पहली डील यह है क्या? आपकी सत्ता बची रहेगी, लेकिन 2024 के चुनाव में कोई बाधा विघ्न आपको नहीं डालनी है। उससे पहले जो आप कर सकते हैं अपने तौर पर कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। सियासी तौर पर नहीं, उस राजनीतिक तौर पर जिसमें केंद्र से बहुत मदद मिलती है। क्या यह डील होगी? मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि जब साथ में क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दीजिए, और उस दौर की क्रेडिबिलिटी के जरिए जो अपनी राजनीति को जीत को जोड़ता रहा हो, दिल्ली मॉडल की राजनीति जो थी, जो शुरू से निकल कर आई, वो मॉरल एस्पेक्ट पे चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे देखिए वो पैसे के आश्रय चलती चली गई, जिसमें खास तौर से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने जब अपना घर बनाया तो उसका जवाब देने की स्थिति में वो नहीं थे। ये फैक्ट है। तो क्या राजनीति के एक पुर्जे के स्थिति में वो आकर खड़े हो गए? खड़े हो गए। यानी भारत की राजनीति के भीतर तमाम राजनीतिक दल सिर्फ एक पुर्जा हैं, और पहली बार उसका रिमोट जो है उस राजनीति का मोदी सत्ता के पास है, जो बता रहा है कि इस पुर्जे के बगैर यह देश चल सकता है। तो डील क्या होगी? पहली डील तो यही है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई विघ्न ना आने पाए, और आम आदमी पार्टी तैयार है। जो जेल में होगा वो लोकसभा चुनाव सीधे लड़ेगा जेल से, और यह मैसेज इस देश में बड़ा हो जाएगा। यह घबराहट इस दौर में बीजेपी के सामने खड़ी हो चली है। कैसे रोके, क्यों रोके, किस रूप में रोके, क्या डील कर ले? डील का बड़ा ऑफर क्या हो सकता है? हर किसी के साथ तो डील की गई, नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे जगन रेड्डी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू से बातचीत हो रही हो, चाहे केसीआर हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे इस दौर के भीतर में अजीत पवार हो, चाहे शिंदे हो। ध्यान दीजिए, हर के साथ एक डील है। उस डील के दायरे में पहली बार एक राजनीतिक पार्टी और उसके प्रमुख स्तंभों को लाकर खड़ा किया जाएगा। यह किसने सोचा होगा? और यह परिस्थिति जो बहुत साफ तौर पर बतलाती है, जो कि ईडी और सीबीआई की फाइल के जो पूरे दस्तावेज हैं उसमें इसकी जानकारी साफ तौर पर निकलती है कि इस देश के भीतर में अगर आपने लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आईटी, सीबीआई, ईडी के जरिए भारत की राजनीति को समझने की कोशिश की तो आप बड़ी भूल कर रहे हैं। यह वह राजनीति नहीं है जिसमें आप माध्यमों को खोजें, इस देश के इंस्टीट्यूशंस को खोजें और रूल ऑफ लॉ को खोजें। थोड़ी देर के लिए आपको इसको भूलना होगा। जनता से जुड़कर अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाने का जो आखिरी दांव था, उसको आज अरविंद केजरीवाल ने, जो एमसीडी के भीतर 5,000 कर्मचारी थे, जो कच्चे कर्मचारी थे, उनको पक्का कर निर्देश साफ तौर पर दे दिया कि हम जनता के साथ जुड़े, और यहीं से बीजेपी की परेशानी शुरू होती है। तो डील क्या है? डील क्या यह है कि इस दौर में अरविंद केजरीवाल की ताकत में इजाफा हो, या डील यह है कि अरविंद केजरीवाल की ताकत खत्म हो जाए? डील क्या यह है कि इस दौर में इंडिया कमजोर हो जाए, या डील इस बात को लेकर है कि इंडिया चाहे मजबूत रहे, उसमें कई ध्रुव एक झटके में नजर आने चाहिए? और इसकी बड़ी वजह इस देश भर के भीतर फैली हुई कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन है। आम आदमी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन देश भर में नहीं है।
वो धीरे धीरे फैल रही है। डील ये है कि पहली बार मौजूदा सत्ता के भीतर एक ऐसी घबराहट है जिसमें उसने महसूस कर लिया है कि अगर अगले 3 से 4 महीनों में हर राज्य के भीतर के जो प्रमुख केंद्र हैं राजनीति के, अगर उनके साथ राजनीतिक सौदेबाजी नहीं हुई तो राजनीतिक तौर पर उनको ठीक उसी तरीके से अनिश्चित काल के लिए निलंबित किया जाएगा जैसे संसद के भीतर से राघव चड्ढा को निलंबित किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यह कहकर चुप हो जाता है कि ऐसे नहीं चलता है लोकतंत्र। यह एक ऐसी परिस्थिति में भारतीय राजनीति आकर अटकी हुई है जहां केजरीवाल लड़ेंगे या झुकेंगे। राजनीतिक सौदा इसके आगे का है। 2024 को लेकर जिस बिसात को मोदी सत्ता बिछा रही है उसमें वह कहां पर खड़े होंगे और यही तय उन्हें करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।